जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो कहानी विधा है, कहानी विधा के तहत हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानी लगा हुआ है वो है गैंग्रीन, रोज आगे के द्वारा रचित कहानी। विंद को डलहौजी जेल मई 1931 में इसको लिखा गया। ये किस संग्रह में संकलित है? तो बी पथगा, जो कि 1937 में प्रकाशन में आया। तो बी पथगा जो है कहानी संग्रह, उसमें गैंग्रीन कहानी जो है संकलित है। बी पथगा के अलावा इसमें पगोड़ा वृक्ष, हरसिंगार, हरीति, रोज इसी को गैंग्रीन नाम से छापा गया। और इसमें आकलंक, दुख और तितलिया, मिलन, एकाकी तारा, अमर वल्लरी, कड़िया, शत्रु। तो यहाँ पे देखिए पहले संस्करण 1937 ईस्वी में रोज नाम से, पहले तो ये कहानी जो है 1937 में रोज नाम से, फिर 5वीं संस्करण 1990 ईस्वी में ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित होता है। ये कहानी किसके द्वारा रचा गया है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के द्वारा, जिनका जन्म 1911 में और निधन 1987 में हुआ। उत्तर प्रदेश के कसिया पुरातत्व खुदाई शिविर में इनका जन्म हुआ था आज्ञे जी का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के देखरेख में घर पर ही संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा और साहित्य अध्ययन के साथ हुआ। इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी पास कर अंग्रेजी में एमए करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े और जुड़कर ये बम बनाते हुए पकड़े गए आज्ञे जी और वहाँ से फरार हो गए। सन 1930 के अंत में पकड़ लिए गए और 1930 से लेकर 36 तक का समय जो था इनका, वो विभिन्न जेलों में रहे। और 1936 से 37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिका का संपादन भी किया। 1943 से 46 तक ब्रिटिश सेना में रहे। इसके बाद इलाहाबाद से जो प्रतीक पत्रिका निकलती थी और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी भी इन्होंने स्वीकार की। तो पत्रिका जो प्रतीक थी उसमें भी काम किया, ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की। देश विदेश की यात्राएं करके उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर तक के कॉलेजों में जो है अध्यापन का कार्य किया, यूनिवर्सिटीज़ में। दिल्ली लौटकर इन्होंने दीनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र जो वाक है या एवरीमैन्स, इनमें भी इन्होंने संपादन किया। 1980 में उन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना। इनके देखिए प्रसिद्ध कविता संग्रहों में कौन कौन से हैं? जैसे भग्नदूत इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है जो कि 1933 में आया। चिंता 1942 में, इत्तेलम करके है 1946 में इत्तेलम है। हरी घास पर छड़भर, ये हरी घास पर छड़भर 1949 में। बावरा हेरी 1954 में। इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में। अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में। आंगन के पार द्वार, ये है 1961 में। कितनी नाव में कितनी बार 1967। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970। सागर मुद्रा 1970 में। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 में। महावृक्ष के नीचे 1977 में। नदी बाग पर छाया 1981 में। प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स, ये 1946 में। इनकी जो कहानियां हैं उसमें 1937 में बीपथगा कहानी संग्रह, तो उसका हमने बात किया। कहानी संग्रह में इनका परंपरा जो है ये 1944 में आया। कोठरी की बात 1945 में। शरणार्थी करके जो कहानी है वो 1948 में और जयदोल 1951 में। उपन्यास, इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में शेखर एक जूनी जो पाठ्यक्रम में है, प्रथम भाग शेखर एक जूनी का जो है ये 1941 में आया और दूसरा भाग शेखर एक जूनी का 1944 में। नदी का द्वीप, ये 1951 में। अपने अपने अजनबी 1961 में। तो 41, 51 फिर 61। शेखर एक जूनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों उपन्यास इनके। निबंध संग्रहों में अगर देखें तो सबरंग, त्रिशंकु, आत्मेन पद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, आलवाल। आलोचना में देखिए इन्होंने निबंध संग्रह भी त्रिशंकु नाम से जो है रचना रची और त्रिशंकु नाम से आलोचना भी इनका 1937 में आया। इनके अलावा आलोचना, आत्मीन पद भी 1960, भवंती और अद्यतन करके। संस्मरण, स्मृति लेखा, डायरिया इनकी भवंती, अंतरा और शाश्वती है। नाटक इनका एक है उत्तर प्रियदर्शी और विचार गद्य में इन्होंने जो है संवत्सर करके एक विचार गद्य भी लिखा था। इनके संपादित ग्रंथों में आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह 1942, तार सप्तक कविता संग्रह तो 1943 में, दूसरा तार सप्तक आया 1951 में और तीसरा तार सप्तक कविता संग्रह संपूर्ण जो मिलके 1959 में। बाकी नए एकांकी 1952, रूपांबरा 1960। अब यहाँ पे देखिए जो ये कहानी है इसका प्रतिपाद देखें तो यह आज्ञे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के
नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य है, ऐसा तो रोज होता है बार बार। इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। देखिए, पहाड़ी गांव का परिवेश है। कहानी में पहाड़ी गांव का परिवेश है। मैं शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है। ये मध्यवर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न निरस्ता, यांत्रिकता, घुटन का सजीव चित्रण है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को ये दर्शाता है। जीवन की एकरसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है। लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी सांप की छाया है जो उसे भी वश में कर लेगा। एकल परिवार में बच्चे की क्या स्थिति होती है उसको भी यहाँ पे चित्रित करने का प्रयास किया गया है। देखिए, यहाँ पे पात्र परिचय के तहत जो गैंग्रीन कहानी के पात्र हैं उसमें मालती जो है ये लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है। मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री है। विवाह पूर्व इसका जीवन बहुत ही स्वच्छंद था। चंचल लड़की थी जो विवाह के बाद बिल्कुल ही गंभीर हो गई है। महेश्वर की पत्नी है। तो मालती का जो विवाह है वो किससे हुआ होता है? महेश्वर से। मालती महेश्वर की पत्नी होती है, टीटी की माँ होती है। तो ये ध्यान रखना आपको, मालती महेश्वर की पत्नी है, टीटी की माँ है और लेखक की दूर के रिश्ते की बहन या सखी लगती है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के बाद मालती में हुए परिवर्तनों को लेकर वो बहुत चिंतित होता कि इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है। और महेश्वर जो कि मालती का पति है, पहाड़ी गांव में ये सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टीटी का पिता है। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर वो जीवन जीता है। और टीटी कौन है? ये मालती और महेश्वर का पुत्र है। देखिए, इसमें जो प्रमुख उद्धरण है, मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल नहीं हो पा रहा। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृति में मानो मर गया हो, उतने ही क्षीण बल से वो प्राप्य नहीं, वो उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौग डाल दिया गया हो। वह उसे उतार कर फेंकना चाह रहा हो पर वो उतार ही नहीं पा रहा हो। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रहा हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैला रहा था। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पहले देखा तब वो लड़की ही थी। अब वो विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही बीते दिन भूल गई, या अब मुझ दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की। तो कैसे एक स्त्री में परिवर्तन आता है वो चीज़ें भी दिखाई गई यहाँ पे। किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में वो सफल भी नहीं हो पा रहा है। वैसे जैसे देर से प्रयोग में ना लाए हुए अंग जो है अचानक काम करना बंद कर देते हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल, मैंने महेश्वर के संदर्भ में लेखक कहता है कि उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। वो मालती कहती है कि रोज ही तो ऐसा होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में करे। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, वैसे हाँ जैसे या घर जैसे ये मालती हो गई है। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति ही नीरस यंत्रवत वहीं थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए हैं, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडो
मीटर यंत्रवत फासला नापता जाता और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपनी अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होता है डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये क्या है? मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांति में है किंतु उद्वेग में नहीं। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब मालती ये कहती है कथावाचक से कि कुछ चीज़ों का होता नहीं कि इंसान को आदत हो जाता है, वही चीज़ वो कह रही है। इसके चोटी लगती ही रहती है रोज ही, मतलब अपने टीटू को जो गिर जाता है तो मालती कहती है इसको डेली चोट लगती ही रहती है, वो गिर जाता है। लेखक माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। तो लेखक इस तरीके से देखता है कि कितना एक नीरसपन का जीवन जी रही है वो। सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई। उसके जीवन की इस पहले ही यौवन निर्घुण की तरह लग गई है। उसके इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचान ही नहीं पा रही है। उसी की परिधि में गिरे हुए वो चली जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की बात उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने चली। आवाज़ में उसने कहा 11 बज गए हैं। तो इस कहानी के माध्यम से अगर आप देखें तो कहानी में विवाहिता नारी के अभाव में घुटते हुए जो व्यक्तित्व है उसकी कहानी को यहाँ पे दिखाया गया है। ये कहानी पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका नाम बदलकर रोज कर दिया गया था। गैंग्रीन का मतलब क्या होता है कि जब शरीर के किसी भाग में चोट लग जाता है और वह चोट सही तरीके से ठीक नहीं होता, तब कुछ दिनों के बाद वो सड़ने लगता है, उसे गैंग्रीन नाम दिया जाता है। यह कहानी अकेलेपन में घुटती हुई अभावग्रस्त, नीरस, उदास, दुख से छटपटाती स्त्री की करुण चित्रण है। मध्यवर्गीय परिवार में यांत्रिक जीवन बिताने वाली उदास स्त्री की मानसिक पीड़ा को यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो उम्मीद है कि कथानक संक्षेप में इसे आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कहानी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।